दोस्तों, जब से एसआईआर का मुद्दा आया है, जब से फर्जी वोटर्स की और घुसपैठियों की जांच होनी शुरू हुई है, तब से कांग्रेस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में और टीएमसी में बुरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। ये लोग बुरी तरह से बावले हो गए हैं, घबराए घूम रहे हैं। इनकी बातों को सुनो तो लगता है कि जैसे घुसपैठिए नहीं बल्कि इनके रिश्तेदार ही भगाए जा रहे हों। तो यदि डिटेंशन की बात हो, इसमें घबराने की क्या बात है? आला गाया जाता ना, आला उदल वाला। उसमें एक लाइन है कि बड़े लड़ैया मोहबे वाले जय की मार सही ना जाए और एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। मुझे वही लग रहा है। भाई कार्रवाई कर रहा है चुनाव आयोग, डिटेंशन सेंटर में जा रहे हैं घुसपैठिए, ये खौफ जो है अखिलेश जी को क्यों हो रहा है? दरअसल हमारे आज के इस डिबेट में एसआईआर के मुद्दे पर बोलते हुए, उस मुद्दे पर बात करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने घुसपैठियों के साथ साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और टीएमसी के जमकर मजे लिए। बाकी किस तरह से इन्होंने एक साथ इन सभी को ट्रोल किया है, इन सबको रोस्ट किया है, आप खुद देखिए। चरण सिंह सापरा, आप लोग आरोप बड़े लगाते हैं, धमकीबाजी करते हैं, लेकिन हलफनामा नहीं देते हैं। 45 दिन तक सीसीटीवी पड़े हुए हैं, क्यों नहीं मांग लेते आप? अगर आपको भरोसा है कि गड़बड़ कर रहा है एनडीए, तो आप सीसीटीवी की फुटेज क्यों नहीं मांग लेते? क्यों नहीं मांग लेते? क्यों बार बार भाग जाते हैं अपने एजेंडे से? आप देखिए, आपके पास ताकत है, आपके पास ताकत है लोकतंत्र के अंदर, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप? फिर अमित जी, हैरत की बात यह है, मुझे लगता है कि अभी विपक्ष को भी और कांग्रेस पार्टी को भी वो क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, कौन से राज्य में क्या हो रहा है, ये सारा रिपोर्ट कार्ड सुधांशु त्रिवेदी को देना पड़ेगा या नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा या जेपी नड्डा को देना पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए हैं वो पर्याप्त सवाल उठाए हैं और उन्होंने ठीक तरह से उसको सवालों को पूछा भी है। उन्होंने सीधा कहा कि जिस मात्रा में वोट चोरी चल रही है, जिस मात्रा में वोट रिगिंग चल रही है, इससे नजर आता है कि यह देशद्रोह हो रहा है, यह लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उन्होंने खुलेआम 7-8 सवाल पूछे हैं। उन्होंने यह पूछा कि जो चयन समिति थी निर्वाचन आयुक्त की, उसमें से सीजीआई को क्यों हटाया गया? क्या सीजीआई की निष्पक्षता पर कोई सवाल था प्रधानमंत्री के मन में? फिर उसके बाद में 2023 में यही प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने इनको, निर्वाचन आयुक्त को सुरक्षा कवच क्यों दिया? आपने पार्लियामेंट के अंदर संशोधन किया नियमों में और उनको ऐसा सुरक्षा कवच दे दिया, इम्यूनिटी दे दिया कि उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सके, उनके ऊपर कोई केस न कर सके। इस तरह की इम्यूनिटी देने का कारण क्या था? और उसके बाद में भी ये निर्वाचन आयोग जो है, ये विपक्ष से डरता क्यों है? ये हमको मशीन रीडेबल डिजिटल लिस्ट क्यों नहीं देता है? ये हमको सीसीटीवी की फुटेज की जो इन्होंने मर्यादा जो है वो 45 दिन क्यों कर दी है? 45 दिन के बाद में ये सारे सबूत और आप मांगिए ना, अभी तो 45 दिन नहीं हुए, मांगिए आप, अभी 45 दिन मांगिए आप, मांग क्यों नहीं रहे? अभी डिमांड करिए। आप यूज कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर को, बड़े सारे आरोप लगाए। पॉइंट नंबर 1, 45 दिन के समय की अवधि के अंदर है अभी कांग्रेस बिहार चुनाव के सीसीटीवी फुटेज मांग सकती है। पॉइंट नंबर 2, अभी बिहार में चुनाव संपन्न हुआ है, सबके पास मतदाता सूची है। एक बूथ के ऊपर 1000 से 1200 मतदाता होते हैं। अपने 2, 4, 5 कार्यकर्ताओं को लगा दीजिए पर बूथ, सब चेक वेक कर लिया है ना? ऐसा तो नहीं बाद में कहेंगे कि साहब एक ही बूथ में 20 या 100 लोगों पे एक ही की फोटो थी। ये सारा चेक कर लीजिए। पॉइंट नंबर 3, जो है कहते हैं 6 बजे के बाद मतदान होता रहा, लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं। तो मैं चरण सिंह सापरा जी से कहना चाहता हूं, मतदान केंद्र के अंदर कोई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं कर सकता है, सड़क पे सब कर सकते हैं। अगर आपकी लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं तो उसकी कितनी फोटोएं आपके बूथ लेवल एजेंटों ने, आपके बस्ता लगाने वालों ने खींची हैं, वीडियो खींचे हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट किए, कृपया दिखा दीजिए। चरण सिंह सापरा, बार बार आप इलेक्शन कमिश्नर को इतना कुछ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर को हम देख लेंगे। बेसिकली ये वो अंदाज है जिसके अंदर गली मोहल्ले में कहा जाता है, अगर तुमने हमारी तरफ आउट का इशारा नहीं दिया अंपायर को, तो दूसरा कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, हम तुम्हें घर से ढूंढ के निकालेंगे। उसी तरह की ये बात है। एक सेकंड, बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला है सोनिया गांधी को बेवजह परेशान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सोनिया जी 80 साल की होने वाली हैं, उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। इस उम्र में तो उनको छोड़ देना चाहिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, आपका जवाब? बिल्कुल, जो उन्होंने कहने का प्रयास किया है, बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छी चीज याद दिला दी है। सोनिया गांधी जी कांग्रेस की सर्वोच्च नेता हैं, वो 80 साल की हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 85 वर्ष के हैं, उसके बावजूद कांग्रेस का नेतृत्व युवा है। राहुल गांधी जी 55 वर्ष के हैं, पर वो युवा हैं। अगर वो नॉर्मल जीवन में होते तो 5 साल बाद सीनियर सिटीजन हो जाते। और प्रियंका गांधी जी भी शायद 53 वर्ष की हैं और वो भी युवा नेता हैं। तो कांग्रेस की जो आयु की परिभाषाएं हैं वो अलग हैं। जहां तक सोनिया गांधी जी के प्रति सम्मान की बात है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी ने विपक्ष के नेता रहते हुए कितनी बार विदेश में जाके भारत के बारे में अनशट बोला? बताइए, कभी नहीं बोला। मनमोहन सिंह ने कितनी बार बोला? नहीं बोला। अधीर रंजन चौधरी जी ने बोला? नहीं बोला। कांग्रेस के नेताओं का पूछिए। नरसिम्हा राव सरकार में अटल जी थे नेता प्रतिपक्ष, उल्टा जाकर समर्थन किया जिनेवा में नरसिम्हा राव सरकार को।
इकलौते एकमेव अद्वितीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं, जो एक तो हर सेशन के बाद फट से वेकेशन पर चले जाते हैं विदेश, हर सेशन के बाद एक वेकेशन, और वहां जाकर वेकेशन होती है या कौन सी गुप्त मीटिंगें होती हैं, अचानक वो भारत विरोधी सारे तत्वों के साथ मिलके कुछ ना कुछ भारत विरोधी बातें करते हैं। और अभी जो आपके मुंह आप राहुल गांधी की छुट्टी को लेकर इतने चिंतित क्यों हो जाते हैं? आप पूरा आपका गठबंधन नहीं, मैं अभी अरुण भारती ने भी बोला वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। समझिए, नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, आपने कहा वो गली मोहल्ले के लोगों जैसी धमकी की भाषा है। गली मोहल्ले का मामला नहीं है अमित जी, ये अंतरराष्ट्रीय मामला है, ये अंतरराष्ट्रीय मामला है। अगर जॉर्ज सोरेस ने कहा कि मैंने $1 बिलियन रखे हैं भारत से मोदी की सरकार हटाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हो रहा ही होगा जाके। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी जी मलेशिया गए थे, मलेशिया में लंकावी में प्रकट हुए थे। लंकावी क्यों गए थे? अच्छी जगह है, बड़ा अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, तो या तो वो टूरिज्म करने गए थे तो वेकेशन हो गई, अन्यथा लंकावी में एक भारतीय नागरिक भी रहता है जो भारत से निष्कासित है, वो शांति का मसीहा जाकिर नायक। अब ये महज संयोग था कि जहां जाकिर नायक है वहीं पर राहुल गांधी जी को छुट्टियों का सुकून नजर आया। और मैं एक डाटा बताना चाहता हूं चरण सिंह सापरा जी को, जो लोग कहते हैं ना कि साहब हमारा वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, तो मैं बताना चाहता हूं वोट था कितना जो चोरी हो गया। बिहार के पिछले 35 साल के मैं चुनाव का डाटा आपको बताता हूं। 1990 का बिहार विधानसभा चुनाव, कांग्रेस को 24% वोट मिला, 71 सीटें केवल जीती, 103 पे जमानत जब्त हुई। 1995 केवल 29 सीटें जीती, घट के वोट 16% रह गया, 167 पे जमानत जब्त हुई। सन 2000 में केवल 23 सीटें जीती, वोट परसेंटेज घट के 11 पे आ गया, 231 पे जमानत जब्त हुई। 2010 में 4 सीटें जीती, 8% पे वोट आ गया, 216 पे जमानत जब्त हुई। 2015 में लड़े ही बहुत कम, केवल 41 सीटें लड़े, वोट परसेंटेज 6.6, सीटें आई 27। 2020 में केवल 70 लड़े और 9 पॉइंट कुछ वोट के साथ। जी। अरे भैया ये बताओ 1990 से यहां तक ये वोट कहां जा रहा था? अरे वोट था क्या जो चोरी हो गया? मतलब एक लाइन में कहूं, फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, फिर भी लुट गई जागीर हमारी। वाह, जी, बड़ा गजब है भाई। था क्या आपके पास? आपके पास था क्या जो लुट गया? आपके पास था क्या जो लुट गया? और जो बचा भी था वो जेएमएम कह रही थी कि आप चोरी हुआ कर रहे हैं। क्या? मैं आऊंगा आपके पास, मैं रुक करता हूं। फराज किदवई का, फराज किदवई, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये एसआर नहीं, ये एसआईआर नहीं है बल्कि ये एनआरसी है, और यूपी में इसीलिए डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। आप फिर कंफ्यूजन और डाल रहे हैं, आप धार्मिक एंगल पे लेके जा रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए। अमीर जी क्या गलत बोल रहे हैं? और अभी सुधांशु जी ने बोला कि इनके यहां तो सभी लोग भाषण बहुत अच्छा देते हैं। सच बात है, रमेश बिधूड़ी जी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, वो भी संसद के अंदर। देखिए क्या है अमीर जी कि अभी शुरुआत में सुधांशु जी ने कहा ना कि बिहार के इलेक्शन के लिए कि लाइन में लगा देते हैं, तो लाइन में लगवाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शौक है। एक मेडिकल कंडीशन होती है, शाइडनफ्रोइडा अंग्रेजी में उसका टर्म है, पढ़िएगा। उसमें यह होता है कि अगर आप दूसरे को तकलीफ में दे रहे हैं तो आपको बड़े सुख का आभास होता है। तो लाइन में लगने से एक शेर याद आ गया अमीर जी, सुनिएगा कि पहले तकलीफ यूं जहनों से हटा देते हैं, जख्म पर दूसरा एक जख्म लगा देते हैं, नोटबंदी में कभी एसआईआर में उलझाकर देश की जनता को लाइन में लगा देते हैं। अब आज साहब जैसे ही मैंने सुबह अखबार उठाया तो देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है अमीर जी वो देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने की बात कर रही है। लेकिन मुझे तो यह लगता है कि सुधांशु जी की पार्टी को पहले अपनी नियत में रिफॉर्म लाने की जरूरत है। अगर इनकी नियत और चाल और चरित्र में रिफॉर्म आ जाए तो फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा इस देश में अमीर जी। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात बोल रहा हूं। जी, लेकिन आप पे एक जो आरोप है, एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप है कि आप लोग, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, यूपी में डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, एनआरसी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, एसआईआर उसकी साइड एक्टिविटी है। कोई कह रहा है वोट चोरी है, कोई कह रहा है एनआरसी है। हाँ, करवा क्यों रहे हैं? जवाब देता हूं। पहले फैराज भाई ने जो कविता सुनाई ना, सबको लाइन में लगा देते हैं, वो हुआ था सितंबर 2016, और वो दर्द समझा जा सकता है। फरवरी 2017 में आप अपनी सबसे बुरी पराजय देखे थे, हम 350 सीट आए थे। तो आगे कह रहा हूं, लाइन में लगा देते हैं और लाइन वाले जाकर आपको सरकार से हटा देते हैं, हटा ही नहीं देते हैं, एकदम मिट्टी में मिला देते हैं, जैसा आपने आज तक कभी नहीं देखा था उस मुकाम तक पहुंचा देते हैं। खैर, अब हम इसके ऊपर आते हैं, डिटेंशन सेंटर। देखिए एक बात ये बताइए, अगर कोई संदिग्ध एक्टिविटीज दिखाई पड़ रही हो और कोई व्यक्ति कोई कागजात न दे पा रहा हो, तो यदि डिटेंशन की बात हो, इसमें घबराने की क्या बात है? फराज भाई, सतीश सिंह जी और बाकी सब लोग, अरुण जी और महुआ जी, सबने आल्हा का नाम जरूर सुना होगा। आल्हा गाया जाता ना, आल्हा उदल वाला। उसमें एक लाइन है
कि बड़े लड़ैया मोहबे वाले जय की मार सही ना जाए और एक का मारे दुई मर जावे तीसर खौफ खाए मर जाए। मुझे वही लग रहा है भाई। कार्रवाई कर रहा है चुनाव आयोग, डिटेंशन सेंटर में जा रहे हैं घुसपैठिए, ये खौफ जो है अखिलेश जी को क्यों हो रहा है अब समझ में आ रहा है। एक का मारे दुई मर जावे तीसर खौफ खाए मर जाए। अब खौफ से ममता बनर्जी जी खौफ ज़दा है, खौफ से अखिलेश जी है। मेरे भाई कार्रवाई चुनाव आयोग प्रॉब्लम घुसपैठियों को हो रही है और दिल में दर्द आपके क्यों हो रहा है। कार्रवाई कोई उन लोगों पर नहीं हो रही जो कि भारत के रहने वाले हैं, उन लोगों के वोट नहीं काटे जा रहे जो पहले से ही भारत में रह रहे हैं, जिनके बचपन से ही वोटर आईडी बने हुए हैं, जो यहाँ पर पैदा हुए हैं, जो कि हमेशा से यहीं के निवासी हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। खतरे में वो लोग हैं जो एकदम से भारत में आ जाते हैं और 40 साल या फिर 50 साल के बाद कहते हैं कि मुझे यहाँ की वोटर आईडी बनवानी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर तुम 50 सालों तक तुम्हारी वोटर आईडी थी ही नहीं तो तुम आखिर थे कहाँ के, तुम कहाँ रहा करते थे, एकदम से तुम भारत में कैसे आ गए और तुम्हारी उम्र 50 के आसपास क्यों है, तुम्हारी उम्र 60 साल क्यों है, इससे पहले कभी भी तुम्हारा कोई भी वजूद भारत में क्यों नहीं मिलता। और अगर इस तरह के लोगों को भगाया भी जा रहा है, इस तरह के लोगों के वोट काटे भी जा रहे हैं, इस तरह के लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाला भी जा रहा है, तो तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।